हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो इसी क्रम के अनुसार जैसा कि हम प्रतिदिन आप सभी के लिए एक नया वीडियो एक नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत होते हैं, तो आज का भी टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है, जो हिंदी विषय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस जानकारी के लिए आपको हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहना है। अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि ऐसी जानकारी उन मित्रों तक पहुंच सके जो आपके करीबी हैं और अपने ज्ञान में वृद्धि कर सके। तो आइए चलते हैं बिना विलंब किए हम अपने टॉपिक की ओर। क्या आप जानते हैं कि हिंदी भाषा में कुछ ऐसी ध्वनियाँ हैं जो मूल रूप से हिंदी की नहीं हैं। यह ध्वनियाँ दूसरी भाषाओं से हिंदी में आई हैं और आज हमारे दैनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी हैं। इन्हीं ध्वनियों को आगत ध्वनियाँ कहा जाता है। आगत का अर्थ है बाहर से आई हुई। इस प्रकार जो ध्वनियाँ विदेशी भाषाओं जैसे अरबी, फारसी, तुर्की और अंग्रेजी से हिंदी में आई हैं, उन्हें आगत ध्वनियाँ कहते हैं। हिंदी की प्रमुख आगत ध्वनियाँ हिंदी में मुख्य रूप से 7 आगत ध्वनियाँ मानी जाती हैं, जिसे नुक्ता वाली ध्वनियाँ कहते हैं। हम इसे और अच्छे से जानेंगे, जैसे क, ख, ग, ज, फ, र और ढ़। इस ध्वनियों को लिखने के लिए अक्षरों के लिए नीचे एक बिंदु लगाई जाती है, जिसे नुक्ता कहते हैं। उदाहरण सहित हम समझेंगे, जैसे कलम, किला, कानून और ख से खबर, खुशी, खत, गरीब, गज़ल, गलती, ज़मीन, ज़रूरत, जिंदगी, फल, फौज, फिल्म। ढ़ से लड़का, लड़ाई, ढ़ से पढ़ना, बढ़ना, ये सब आगत ध्वनियाँ हैं। तो आगत ध्वनियों का महत्व, यदि हम इन ध्वनियों का सही उच्चारण करें तो भाषा अधिक शुद्ध और प्रभावशाली बनती है। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आगत ध्वनियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और आगत ध्वनियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब आइए हम जानते हैं आगत स्वर जो मूल संस्कृत में नहीं है, बल्कि बाद में विदेशी भाषाओं के प्रभाव से हिंदी में आए। हिंदी में मुख्य रूप से 2 आगत स्वर माने जाते हैं, आ और ए, जैसे ऑटो, डॉक्टर, कॉलेज, एक्ट, एड्रेस। हालांकि इसका प्रयोग बहुत कम होता है ए का। परिभाषा, अगर आप परिभाषा की बात करें तो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए स्वरों को आगत स्वर कहते हैं। तो चलिए बिना विलंब किए हम आते हैं, जैसा कि आपको श्वेत पट पर दिख रहा होगा। तो आज की जो मुख्य विषय है, आज जिस विषय में हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, तो आगत ध्वनियाँ तथा उनके वर्ण को हम जान लेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, आगत शब्द का अर्थ है बाहर से आया हुआ। जैसा कि हमने आपको बताया अभी कि कुछ ऐसे आगत स्वर हैं, जैसे कि देखिए आगत स्वर में अर्धचंद्राकार, ठीक है, एक चंद्रकार होता है या चंद्रबिंदु होती है, उसी में अर्धचंद्राकार होता है। तो जैसे कि आपको एक यहाँ इंग्लिश का वर्ड लिखा दिख रहा होगा, COLLEGE, तो इसको हिंदी में लिखने के लिए, बोलने के लिए एक अलग स्वर का निर्माण हुआ, जिसे कहते हैं अर्धचंद्राकार। तो इसको देखते हैं, इस शब्द को न तो कॉलेज लिख सकते हैं और न ही कॉलेज लिख सकते हैं। इस प्रकार के उच्चारण को स्पष्ट करने के लिए हिंदी में अतिरिक्त चिन्ह विकसित किया गया, अर्थात बनाया गया, जिसको क्या कहते हैं, अर्धचंद्राकार। अब अर्धचंद्राकार का ना तो ओ का उच्चारण होता है, जैसा कि आपने देखा, ना तो औ का, ना तो आ का। तो इन ध्वनियों के बीच का एक समाधान निकाला गया, क, न तो आ, क्योंकि अनुस्वार का उच्चारण नासिका पर भी असर पड़ता है, नासिका के सहायता से भी होता है। लेकिन यहाँ ऐसे हम आपको बताएंगे, उदाहरण के लिए अगर लीजिए आप, तो जैसे कॉफ़ी, डॉल,
हॉल, बॉल, डॉक्टर, कॉल, चौक आदि। अगर हम देखें यहाँ पर, अगर सामान्य रूप से जो परंपरागत वर्ण है, अगर परंपरागत वर्ण के हिसाब से लें तो यह जो अर्धचंद्राकार आता है, अगर हम इसका हिंदी में प्रयोग नहीं करते हैं या इसका उच्चारण करते समय हमसे कुछ अशुद्धियाँ होती हैं तो उसका अर्थ बिल्कुल परिवर्तित हो सकता है। उदाहरण के लिए जैसे आप देखिए यहाँ पे कॉफ़ी लिखा है ना। कॉफ़ी का मतलब टी से संबंधित है, जो आप कॉफ़ी पीते हैं। लेकिन अगर आपने काफ़ी कह दिया, क्या कह दिया, अगर आपने कॉफ़ी की जगह क्या कह दिया, काफ़ी कह दिया, तो काफ़ी का मतलब होता है पर्याप्त, है ना। और यहाँ कॉफ़ी, अगर कॉफ़ी अर्धचंद्राकार के प्रयोग में इसका आपने उच्चारण किया तो यहाँ कॉफ़ी का मतलब एक पेय पदार्थ हो गया, जिसे कॉफ़ी कहते हैं, जिसे आप पीते हैं, सभी लोग पसंद करते हैं। वैसे ही अगर आपने काफ़ी कह दिया तो उसका पर्याप्त अर्थ में अर्थ हो गया। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। उसी तरीके से अगर डॉल है ना, अगर डॉल कहा, DOLL डॉल इंग्लिश में बोलते हैं ना, डॉल, तो डॉल का मतलब एक गुड़िया होती है, एक खिलौने की चीज़ होती है। लेकिन अगर वही हिंदी में आपने डाल लिख दिया, क्या लिख दिया, डॉल लिख दिया, अर्धचंद्राकार को हटा दिया, तो डाल का मतलब होता है किसी पेड़ की टहनी या शाखा। ये अंतर है अर्धचंद्राकार लगाने का और नहीं लगाने का, या इस अर्धचंद्राकार का उच्चारण करने का या नहीं उच्चारण करने का। इतना अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, इतने अर्थ में बदलाव हो जाते हैं। इसी प्रकार से अगर हम और शब्द देखें तो हॉल का मीन्स एक कमरा, कोई बड़ा कमरा, आप समझते ही हैं, सबके घर में हॉल होता है। तो हॉल, और यही हाल पूछ लिए तो स्थिति, भाई क्या हाल चाल है ना, स्थिति जानने के लिए हमने प्रयोग कर दिया। और ऐसे ही बॉल मतलब गेंद, तो बॉल का मतलब क्या हो गया, एक गेंद खेलने वाली वस्तु। लेकिन बाल का मतलब अगर कह दिया बाल, बॉल की जगह आपने बाल कह दिया तो बाल का मतलब आपके केस, हेयर होते हैं। अर्धचंद्राकार का आपने उच्चारण नहीं किया तो उसका क्या अर्थ हो गया, हेयर हो गया, बाल हो गया। इसी प्रकार से डॉक्टर है तो डॉक्टर कह दिए तो भी गलत हो गया। कॉल हो गया तो काल कह दिए तो काल का मतलब क्या हो गया, समय हो गया, है ना। काल 3 प्रकार के होते हैं, आगे हम इसकी भी चर्चा करेंगे। उसी प्रकार से चौक लिखा है, चौक लिखने वाला, बोर्ड इत्यादि पर, है ना। लेकिन अगर आपने चाक कह दिया तो चाक किसे कहा जाता है, जो आप समझ लीजिए जैसे जो मटकी घड़ा इत्यादि जो बनाता है ना, तो उसे चौक कहा जाता है। जिसे कुम्हार कहते हैं, चौक पर वो जिस पर घड़ा इत्यादि बनाया जाता है, तो कुम्हार का वह एक गोल गोल घूमने वाला, उसे चौक कहा जाता है। ठीक है, चक्की की तरह घूमता है। तो चाक और चौक में भी बहुत अंतर है। इसलिए हिंदी में ये जो अर्धचंद्राकार स्वर लाया गया है, आगत जो स्वर है, इसका उच्चारण और इसका प्रयोग करने से अर्थ परिवर्तित हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह आपको ध्यान रखना है कि आप डॉल, हॉल, बॉल या हॉकी क्या आप कह रहे हैं या उसका उच्चारण आप क्या कर रहे हैं, ये आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे भी हमारी हिंदी भाषा जो है ना, बहुत दिलेर है, उसका दिल बहुत दरिया दिल है। क्योंकि बहुत सारी हिंदी भाषा में ऐसी भाषाएं आकर, जैसे इंग्लिश, उर्दू, फारसी, है ना, तो ये सब आ गए हैं, तो इसने सबको समाहित कर लिया है और हिंदी में धीरे धीरे प्रचलित हो गए हैं और हम इसका प्रयोग करने लगे हैं। और प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से यह चीज़ें बहुत आवश्यक हैं, यह आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसी क्रम में आप समझ गए होंगे कि अर्धचंद्राकार स्वर का उच्चारण कैसे किया जाता है या उसका प्रयोग कैसा होता है, या प्रयोग न करने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है या अर्थ बदल जाता है। इसी क्रम में हम और आगे चलते हैं। आगत व्यंजन, आगत व्यंजन, जैसे कि कुछ ऐसे व्यंजन हैं, आगत व्यंजन कुछ ऐसे व्यंजन हैं जैसे कि उनका भी प्रयोग करने से अर्थ परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जैसे परंपरागत व्यंजन, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क, ख, ग, ज, फ,
यह कौन है? यह आगत व्यंजन है। और इन आगत व्यंजनों के नीचे आपको दिख रहा होगा एक छोटी 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 डॉट लगी हुई, बिंदु लगी हुई है। इसे ही हिंदी में क्या कहते हैं? नुक्ता कहते हैं। जैसा कि हमने वीडियो में शुरुआत में ही आपको बताया, तो वैसे ही यहाँ पर ये जो 5 व्यंजन हैं यह आगत व्यंजन हैं। और परंपरागत जो व्यंजन हैं बहुत ही सिंपल है। परंपरागत जो व्यंजन हैं हमारे बहुत ही सिंपल हैं। जैसे कि आप वो सब कोई जानते होंगे, उसका उच्चारण बहुत सिंपल और सीधी तरीके से होता है। जैसे मान लीजिए क, ख, ग, ज तथा फ। ये 5 जो हैं व्यंजन जो हैं, यह कैसे व्यंजन है? यह परंपरागत व्यंजन है। यह व्यंजन वर्ण में आपने पढ़ा है, पिछले वीडियो मैंने आपको बताया है। यह हमारे परंपरागत व्यंजनों में आते हैं। लेकिन इन्हीं में जो क, ख, घ, ज, फ, ये जब सब आ गए तो यह आगत व्यंजन है। और यह क्या हो गए? इनके नीचे एक डॉट लग गई, एक बिंदु लग गई, तो यह क्या हो गए? नुक्ता वाले व्यंजन हो गए। तो नुक्ता का प्रयोग करने पर भी अर्थ बदल जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, हम आज इसका ये आगत व्यंजन, आगत स्वरों के बारे में, जैसा कि हमने आगत स्वर का हमने उदाहरण देखा, वैसे ही अब हम आगत व्यंजन के विषय में जानेंगे। नुक्ता का प्रयोग करने पर और नुक्ता का प्रयोग नहीं करने पर शब्द के अर्थ कैसे बदल जाते हैं या शब्द के अर्थ किस प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जैसे उदाहरण के तौर पर हमने लिख रखा है, अभी हम उसको परिवर्तन भी करेंगे, परिवर्तित करेंगे। जैसे आपको यहाँ पर एक सिंपल से शब्द लिखे हैं, राज लिखा है, खुदा लिखा है, ताक लिखा है, फन लिखा है, बाग लिखा है और जरा लिखा है, खाना लिखा है और गज लिखा है। तो यह जो परंपरागत व्यंजनों से लिखे गए हैं, यह शब्द बने हैं। यह जो परंपरागत जो आपके व्यंजन हैं, यह 5 उन्हीं व्यंजनों से बने, यह क्या हैं? यह शब्द हैं। उन्हीं व्यंजनों से बने ये शब्द हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम जो यह आगत व्यंजन हैं, उन्हीं व्यंजनों को आगत व्यंजन से अगर हम शब्द बनाते हैं, निर्मित करते हैं, तो उसका अर्थ बदल जाएगा। उदाहरण के तौर पर जैसे देखिए राज, राज का मतलब, राज कई बार बोलते समय देखते, अरे भाई तुम्हारा राज चल रहा है, तो राज का मतलब होता है राज्य, ठीक है। और खुदा का मतलब, जैसे कोई गड्ढा उड्ढा खोदा गया, खुदा है ना। और वैसे ताक, ताक मतलब देखना, ताकना, ठीक है। और फन, फन का मतलब यहाँ पर जब आगत व्यंजन से बनेगा तो अर्थ परिवर्तित होगा। लेकिन परंपरागत व्यंजन से फन का मतलब, जैसे सांप का फन होता है, नाग का फन होता है ना, फू करता है, उसका मतलब है फन, ठीक है। और बाग, बाग का मतलब सीधा सिंपल होता है क्या? जैसे घोड़े की बाग, बाग का मतलब एक लगाम होता है, घोड़े पर होता है ना, तो बाग मतलब घोड़े की लगाम, उसे बाग कहते हैं। और जरा मतलब बुढ़ापा, है ना, जरा मतलब बुढ़ापा। जरा जो परंपरागत व्यंजन से बना है, जैसे जरा का मतलब बुढ़ापा। और खाना लिखा है, यहाँ खाना का मतलब है भोजन, है ना, भोजन, जो हम भोजन करते हैं, इस खाने का अर्थ है। और गज का मतलब आप सभी को पता है, हाथी। अब इन्हीं शब्दों को हम आगत व्यंजनों से, आगत व्यंजनों से अर्थात नुक्ता लगे व्यंजनों से अगर हम शब्द बनाते हैं, तो देखिए अर्थ कैसे परिवर्तित होता है। जैसे राज लिखा है, तो हम अब राज, कहाँ नुक्ता लगता है? ज में। ये केवल जो आगत व्यंजन है किसी में भी नहीं लगेगा, ये केवल और केवल 5 वर्ण हैं, केवल और केवल 5 ही अक्षर हैं जिन पे नुक्ता लगता है, अन्य व्यंजनों पर प्रयोग नहीं होता है। तो इन व्यंजनों पे जब नुक्ता लग जाता है तो उसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है। आइए देखते हैं। जैसे हमने राज को अब लिख दिया राज, ज को ज उच्चारण होने लगा। क्या उच्चारण होने लगा? जैसे जो सामान्य व्यंजन था तो ज हम बोलते थे, परंपरागत जो व्यंजन है ज है, अभी इस पे नुक्ता लग गया तो इसका उच्चारण क्या हो गया? ज, ज,
ज, तो ज से हमने क्या लिख दिया, राज। अभी राज और राज, राज का मतलब होता है किसी का सीक्रेट, अर्थात गुप्त बातें, उसका राज है ना, गुप्त बातें, गुप्त चीज़ें। अब यहाँ पर लिखा है खुदा। खुदा का मतलब जैसा हमने बताया परंपरागत व्यंजन खुदा से मतलब खोदा हुआ या गड्ढा या कहीं खोदा गया है। अब इसी को हम ख में नुक्ता लगा देंगे, खुदा, खुदा, तो क्या हो जाएगा, अर्थ बदल जाएगा, भगवान हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिखा है, ताक, तो ताक का में हमने नुक्ता लगा दिया, ताक हो गया। तो अलमारी की जो खाना होती है, ताक मीन्स खाना, अलमारी में खाना होते हैं ना, तो यहाँ ताक, ताक, ठीक है। और फन लिखा है, अभी हमने इसका लिख दिया फन, तो फन का मतलब कला हो गया, है ना। फनकार आपने सुना होगा, फनकार मतलब कलाकारी। फ क्या उच्चारण होगा, नुक्ता लग गया तो फ, फ, नहीं तो पहले फन था अब फन हो गया। तो फन का ये अर्थ था नाग का फन, अब ये फन का मतलब कला, ठीक है, कलाकारी। अब बाग था तो अभी बाग, ग पे नुक्ता लग गया, तो इस बाग का मतलब क्या होता है, बगीचा होता है। ऐसे ही अब यहाँ पर जरा लिखा है, जरा लिखा है, क्या लिखा है, जरा लिखा है, तो हमने लिख दिया जरा, जरा, जरा मतलब थोड़ा, कहते हैं ना जरा। अगर आप कहते हैं जरा सुनना, तो जरा अगर आप बोल रहे हो तो गलत बोल रहे हैं। तो जरा का मतलब क्या हो गया, बुढ़ापा, है ना, उस जरा का मतलब क्या हो गया, बुढ़ापा। लेकिन जरा मतलब थोड़ा, जरा, जरा। ऐसे ही खाना, और गज, गज को फिर हमने क्या लिख दिया, गज लिख दिया, गज को क्या लिख दिया, गज लिख दिया, ठीक है। गज को क्या लिख दिया, गज लिख दिया। तो यहाँ पर जरा का मतलब थोड़ा शब्द से अर्थ हो गया। अब एक गज का मतलब हाथी था, अब यहाँ गज का मतलब क्या हो गया, एक गज, ठीक है। गज का मतलब क्या हो गया, मीटर, 1 मीटर इतना होता है, आपने देखा होगा। तो गज और गज। तो मेरे प्यारे साथियों, आज का यह जो टॉपिक था तो आगत ध्वनियों से था। तो जो हिंदी में आगत ध्वनियाँ थी तो यही थी, ठीक है, क, ख, ज, फ और ये दो अक्षर और आप ले सकते हो, यह भी आगत है जिसका हम प्रयोग करते हैं। ड़ और ढ का आपने देखा होगा, इससे शब्द बनता है जैसे लड़की, लड़की, कड़ी, और ढ से पढ़ाई। मैं केवल आपको एक उदाहरण दे रहा, पढ़ाई, कढ़ाई, सिलाई कढ़ाई वाला कढ़ाई। तो ये भी 2 व्यंजन आगत व्यंजन हैं, ठीक है। यह भी जो है क्या है, आगत व्यंजन है मेरे प्यारे छात्रों। तो आई होप कि यह टॉपिक आपको अच्छे से समझ गया होगा। अगर आपको नहीं समझा होगा तो आप वीडियो में कमेंट ज़रूर करिएगा। आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।